तो दोस्तों आज हो गया 18 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम अवधि का लोन समय चुकाने के लिए किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम को जारी रखा है। यानी जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लिया है उन्हें ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। रूस से तेल खरीदने को लेकर यूक्रेन ने भारत पर अपनी भड़ास निकाली है। यूक्रेन का कहना है कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत यूक्रेन का खून खरीद रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था। उसके बाद अमेरिका और यूरोप देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों की आलोचना के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद तेल आयात बढ़ाया है और उसके साथ व्यापार भी जारी रखा है। सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषियों की रिहाई पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए बिल्किस बानो ने बुधवार को कहा है कि इस कदम ने न्याय पर उनके भरोसे को हिला दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन हुए 15 अगस्त को मुझ पर जैसे पिछले 20 सालों का सदमा फिर से कहर की तरह टूट पड़ा है। जब मैंने सुना कि जिन 11 आरोपियों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया, मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, मेरी 3 साल की बेटी मुझसे छीन ली, वो सभी आरोपी रिहा कर दिए गए हैं। देश के कई हिस्सों में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डराने वाली है। खासकर दिल्ली और महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना ने नई लहर का खतरा पैदा कर दिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना अस्पतालों में मरीजों की संख्या पिछले 14 दिनों में 100% तक पहुँच गई है। मंगलवार के कोरोना केसों को छोड़ दे तो दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से रोजाना 2000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि मौत का आंकड़ा औसतन 8 से 10 है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी लीडर की हनक का संगीन मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या पर आरोप है कि वो बिना परीक्षा के ही शिक्षक बन गई है। सुकन्या भर्ती होने के बाद कभी स्कूल भी नहीं गई, वो अपनी अटेंडेंस रोजाना घर पर ही भेज दिया करती थी। मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शहनवाज हुसैन के खिलाफ महिला से दुष्कर्म के आरोप में दिल्ली पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने 3 महीना में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि 2018 में महिला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष 3 जनहित याचिकाओं पर आगे की कार्रवाई के लिए रोक लगा दी है। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ फर्जी कंपनियों के माध्यम से कथित धन शोधन के लिए भ्रष्टाचार के आरोप की जाँच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने आरटीआई के तहत जानकारी मिलने का दावा करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार से 1,51,564 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागजात दिखाते हुए कहा है कि 4 साल से दिल्ली सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया है। सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। आजम खां पर गवाह को धमकाने का आरोप लगा है। इसी आरोप में आजम खान समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 2019 में दायर एक मामले के गवाह ने केस दर्ज कराया है। जमानत पर चल रहे व्यक्ति का किसी गवाह को धमकी देना गंभीर मामला माना जाता है। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि क्या आजम खां फिर से जेल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हुए आतंकी हमले को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कश्मीरी पंडितों पर हुए आतंकी हमले के बहाने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 का राग अलापा है, जिसे मोदी सरकार ने कश्मीर से हटा दिया था। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने सोचा था कि 370 को हटाने से कश्मीरी पंडितों को फायदा होगा, लेकिन वे असुरक्षित हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा है कि कश्मीर में बीजेपी द्वारा नियुक्त एलजी है, मोदी का प्रशासन है, वो नाकाम साबित हुआ। नोएडा की ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज और हाथापाई के मामले में गिरफ्तार आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी को फिर झटका लगा है। उसे अभी जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने दूसरी बार श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस की टीम ने पिछले सप्ताह मंगलवार सुबह श्रीकांत त्यागी को उसके 3 साथियों के साथ मेरठ से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। नई दर 17 अगस्त से लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि दूध की कीमतों में ये इजाफा ऐसे समय पर हुआ है जब महंगाई पहले से काफ़ी ऊंचे स्तर पर है और आम लोगों के किचन का बजट बिगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि मदर डेयरी ने भी बुधवार से दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर इजाफे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरण योजनाओं में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जल शुल्क लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अभी तक लखनऊ और वाराणसी को छोड़कर अधिकतर में इसे नहीं लिया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। इसके लिए जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई है। मोहम्मदाबाद कोतवाली में 21 साल पहले दर्ज केस में आरोप मुक्ति के लिए गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी मंगलवार को सीजीएम कोर्ट में पेश हुए। प्रार्थना पत्र देकर सांसद ने मामले में अपना पक्ष रखा। विधि विरुद्ध जमाव और तोड़फोड़ के आरोप में तत्कालीन विधायक और वर्तमान सांसद अफजल अंसारी के मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और सीजीएम ने अगली तारीख 22 अगस्त को देकर सांसद को फिर तलब किया है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद विपक्षियों ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि महागठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल में बाहुबलियों की भरमार कर नीतीश कुमार ने बिहार में डरावने दिनों की वापसी सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कैंपेन कमेटी चीफ का पद ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को ही गुलाम नबी आजाद को कश्मीर में कैंपेन कमेटी समेत कई समितियों का प्रमुख बनाने का ऐलान किया था। सूत्रों का कहना है कि गुलाम नबी इस बात से नाराज है कि उनकी सिफारिशों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, इसलिए उन्होंने कैंपेन और राजनीतिक समिति दोनों से इस्तीफा दे दिया है। ऑल इंडिया अमल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख सऊद्दीन ओवैसी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। एनडीटीवी से बात करते हुए सऊद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम सब देश में आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और पीएम लाल किले से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। उसी दिन एक क्राइम में बिल्किस बानो केस में जिन लोगों को सजा मिली थी उसके दोषी जेल से रिहा हुए। असम सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों समेत 1 लाख मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार निचले स्तर पर न्यायपालिका पर बोझ कम करने के मकसद से ये कदम उठाया है। श्रीकांत त्यागी पर आक्रामक रहे महेश शर्मा के बदले सुर दी सफाई, यूं पलट गई बाजी। जी आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी प्रकरण में त्यागी समाज के खुलकर मैदान में आने के बाद रविवार को सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने क्षेत्रवासियों के लिए एक खुले पत्र के माध्यम से कहा है कि माहौल बिगाड़ने और भाजपा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनवरी या फरवरी 2023 में सरकार यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है। समिट में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में वो प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे। समिट से युवाओं को प्रदेश में नौकरी के भी नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे। गई है धार्मिक उद्देश्य से जाने वाले मुस्लिमों के लिए सऊदी अरब ने बड़ी राहत दी है। हज और उम्रह मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने टूरिस्ट वीजा और कमर्शियल वीजा लिया है उन्हें अब सऊदी अरब में रहने के दौरान उम्रह करने की अनुमति दी जाएगी।